हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड एमसीक्यूज को। ये सारे ही एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% चांसेस है कि ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर्स हैव एन अनलिमिटेड एंड वोटिंग राइट्स अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स। तो इक्विटी शेयर की अनलिमिटेड लाइफ होती है, उनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट करने का, और डिविडेंड्स भी रिसीव होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। अब जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो हमारे पास इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से हम जितना भी फाइनेंस एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि अपने फर्म के बाहर से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, उनको हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स, ओवरड्राफ्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर लीजिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली हमारे कंपनी में जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, वो हमारा एक तरीके से रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। फिर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उसमें क्या नहीं आता है? बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डिनरी शेयर्स। इन प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? हमारे पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में बेसिकली हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना। ठीक है, डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल, लिमिटेड रेटिंग राइट्स आर अवेलेबल, आर नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल। ठीक है, इनके पास एक लिमिटेड वोटिंग राइट अवेलेबल होता है। और डिबेंचर, अब डिबेंचर क्या होता है? बेसिकली जैसे हम अपने इन्वेस्टर्स से कैपिटल एक्वायर करने के लिए शेयर्स इशू करते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स भी होते हैं। बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारा बोरोड कैपिटल होता है और उस पर एक ऑब्लिगेशन होता है पे करने का, एक पर्टिकुलर रेट हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिट नोट, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन या फिर डेबिट नोट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम बोरोड फंड के अंदर जो कैटेगरी होती है डिबेंचर, उससे एक्वायर कर सकते हैं। डेट कैपिटल रिफर्स टू। अब डेट कैपिटल का क्या मतलब होता है? बेसिकली हमने जितना डेट लिया हुआ है, जितना टाइप ऑफ लोन लिया हुआ है अपने कैपिटल को एक्वायर करने के लिए, उसको हम डेट कैपिटल कहते हैं। मनी रेज थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स, फंड्स रेज्ड बाय बोरोइंग दैट मस्ट बी रिपेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। डेट कैपिटल में क्या होता है? हमारा जितना भी फंड हमने बोरोइंग से रेज किया, यानी कि उधार लिया है, और उसको हमें रीपे करना जरूरी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो हमारे फाइनेंसिंग का कौन सा फॉर्म है? सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग या फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली हमारे कंपनी में जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है, जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसमें ही हम थोड़ा पार्ट अपने बिजनेस में रख लेते हैं, उसको हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये एक तरीके से हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स है। The cost of monitoring management is considered to be a, जो मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, हमारे मैनेजमेंट जितना भी हो रहा है उसको भी करने में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड्स लगते हैं, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट। तो इसको क्या कंसिडर करते हैं? बैंकरप्सी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एजेंसी कॉस्ट या फिर इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बैंकरप्सी कॉस्ट। The assumptions of hypothesis of capital structure do not include the following. अब ये जो हाइपोथेसिस है, यानी मोदी गिलानी और मिलर हाइपोथेसिस है, उसके क्या क्या assumptions है कैपिटल स्ट्रक्चर के?
उसमें क्या इनमें से नहीं इंक्लूड होता है? कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट, इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस, ऑल firms can be classified into homogeneous risk classes, the dividend payout ratio is 10% and there is no corporate tax. तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये हमारा जो कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट, ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को जब भी हम एमएम हाइपोथेसिस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये कोई असम्पशन नहीं होता है। Which of the following is irrelevant for optimal capital structure? ठीक है, हमारा optimal capital structure के लिए इनमें से क्या irrelevant है? Flexibility, solvency, liquidity या फिर control? तो इसका करेक्ट आंसर है solvency. Financial structure refers to, अब financial structure का क्या मतलब होता है? All financial resources, short term funds, long term funds या फिर none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सबको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर करते हैं। एंड EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर, क्या है हमारा EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट? इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, examining EPS result for alternative financial plans at varying EBIT levels, ठीक है, EBIT मतलब earning before interest and tax, determining the impact of change in sales on EBIT या फिर showing the changes in EPS quality over time. इसका करेक्ट आंसर है ए। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जितना भी कैपिटल लगा हुआ है उसमें कितना ओन्ड कैपिटल है और कितना बोरोड कैपिटल है, इसको हम कहते हैं बेसिकली हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी शेयर्स, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें होती हैं। हमारा लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना डेट एक्वायर किया है, प्रेफर्ड स्टॉक और इक्विटी शेयर्स। द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग इज, अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है हमारे पास? फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, फैमिली एंड फ्रेंड्स या फिर कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स भी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों होते हैं। तो शॉर्ट टर्म यानी कि जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हमें चाहिए, तो इसका है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक से हम लोन्स ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं हमारे कंपनी में अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तब। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर प्राइमरीली, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं वो प्राइमरली कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। Which of the following marketable securities is the obligation of a commercial bank? अब एक कमर्शियल बैंक के लिए एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक कमिटमेंट बेसिकली टू पे, वो क्या होता है? कमर्शियल पेपर, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट या फिर टी बिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं उनमें ऑब्लिगेशन होती है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास पेमेंट करने के लिए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैन बी असेस्ड थ्रू, अब जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? ओनली ऑटोमेटिक रूट, ओनली अप्रूवल रूट, बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट या फिर नाइदर ऑटोमेटिक नॉर अप्रूवल रूट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हम इसको दोनों ही ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे नोट्स और पीडीएफ्स प्रोवाइडेड होंगे, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी होंगे, और ये पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का है। आप इस कोर्स को ज़रूर से हमारे ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।